रात में सभी लोग सो गए। सुमित्रा खर्राटे मारकर सोने लगी। मोहन के पास ओढ़ने या बिछाने के लिए कुछ बचा ही नहीं था, इसलिए ठंड की वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी उसने देखा कि उसकी सास सुमित्रा ठंड की वजह से कांप रही है। सासू माँ तो ठंड की वजह से कांप रही है, अब क्या करूं मैं? हमारे पास तो रजाई भी नहीं है। तभी मोहन की नजर पास में रखे बोरों की तरफ गई। हाँ, ये सही रहेगा। माँ जी के ऊपर बोरे डाल देता हूँ, जिससे उन्हें गर्मी मिलेगी। मोहन ने वैसा ही किया। उसने अपनी सास के ऊपर ढेर सारे बोरे डाल दिए, जिससे उसे अब ठंड लगनी बंद हो गई। सुबह जब वो सोकर उठी तो खुद के ऊपर बोरे देखकर हंगामा करने लगी। सुमित्रा एक अमीर और घमंडी महिला थी। अपनी बेटी रागिनी की शादी एक गरीब लड़के मोहन से देखकर वो बहुत नाखुश थी। गाड़ी से मिठाई और गर्म कपड़े रखो, मैं देखती हूँ कि मेरी बेटी उस गरीब खाने में कैसे रह रही है। जी मालकिन। सुमित्रा ने अपनी बेटी रागिनी को फोन करके अपने आने की खबर दे दी। रागिनी बहुत खुश हुई और अपनी माँ के स्वागत की तैयारियों में लग गई। बड़ी मुश्किल से आज मेरी माँ मेरे ससुराल आने वाली है, समझ में नहीं आता उनके लिए क्या बनाऊं। ठंड के मौसम में रागिनी रसोई घर में खड़ी होकर अपनी माँ का इंतजार कर रही थी और सोच रही थी कि उनके लिए खाने में क्या बनाया जाए। तभी अचानक घर की डोरबेल बजी। लगता है माँ आ गई, पर अभी तक तो मैंने कुछ बनाया ही नहीं। हर बार की तरह वो मुझ पर गुस्सा करने लगेगी। तभी रागिनी ने देखा कि उसकी सास दरवाजा खोलने जा रही थी। रागिनी भागकर बाहर आ गई। अरे सासू माँ, आप बाहर क्यों आ गई? मैं दरवाजा खोलने वाली थी। इतनी ठंड में आप बाहर ना निकलिए, जाकर ससुर जी की सेवा कीजिए। उन्हें खांसी आ रही है ना, उनका ख्याल रखिए, मैं दरवाजा खोलती हूँ। अरे बहू, तू तो मुझे बिल्कुल भी काम नहीं करने देती। मुझे लगा समधन जी आई होंगी तो मैं ही दरवाजा खोल दूं। जब एक समधन दूसरी समधन का स्वागत करेगी तो अच्छा रहेगा ना। अगर ऐसी बात है तो हम दोनों साथ में मिलकर दरवाजा खोलते हैं। रागिनी और उसकी सास ने मिलकर दरवाजा खोला, लेकिन बाहर रागिनी की माँ नहीं बल्कि उसका पति मोहन था। उसने हाथों में कुछ थैले ले रखे थे, जिसमें कुछ सब्जियां और खाने पीने का सामान भी था। रागिनी, कितनी देर लगा दी तुमने दरवाजा खोलने में? अरे हमारा घर एक कमरे का है, इतना बड़ा घर तो है नहीं कि तुम्हें एक कमरे से दूसरे कमरे में आने में 1 घंटे लग गए। अरे मैंने सोचा कि बाहर माँ होंगी, इसलिए मैं और सासू माँ कुछ बातें कर रहे थे। अच्छा ठीक है। अब यहीं खड़ी रहोगी तो सासू माँ आ जाएगी और उनके स्वागत की हम तैयारी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये लो, इसमें मैंने कुछ हरी सब्जियां और गजोधर काका से कुछ चने लेकर आया हूँ। तुम चने की सब्जी और गर्मा गर्म पूरियां बनाना। इस ठंडे के मौसम में पूरी और चने की सब्जी खाकर सासू माँ को बहुत अच्छा लगेगा। आपने तो मेरी सारी समस्या ही खत्म कर दी। मैं कब से यही सोच रही थी कि मैं माँ के लिए क्या बनाऊं। अब आप जल्दी से आ जाइए। सासू माँ, आप पिताजी के पास रहिए। हाँ बेटा, मैं जाती हूँ। जब समधन जी आ जाए तो मुझे बता देना। इतना कहकर रागिनी की सास अंदर चली गई, लेकिन रागिनी का ससुराल हद से ज्यादा गरीब था। रागिनी, आज मुझे पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि मैंने तुमसे शादी करके गलत किया। तुम कहाँ इतनी अमीर घर की लड़की और मैं ठहरा एक गरीब घर का लड़का। हम दोनों की मुलाकात तुम्हारे घर में हुई थी। मैं तुम्हारे घर वायरिंग का काम करने गया था, वहीं हम दोनों को आपस में प्यार हो गया। देखो, प्यार में अमीरी गरीबी नहीं देखा जाता। मेरी माँ फाइनली यहाँ आ रही है, इसका मतलब ये है कि उनका गुस्सा अब शांत हो गया है। इसी वजह से तो वो आ रही है। चलिए जल्दी से माँ के आने की तैयारी करते हैं। आप तब तक हाथ मुंह धोकर कुछ बैठने के लिए बिछा दीजिए। रागिनी ने जल्दी जल्दी खाना बनाया। बाहर कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। रागिनी, जिसने कभी किचन का दरवाजा तक नहीं देखा था, वो मिट्टी के चूल्हे में अपने मुंह से हवा फूंक फूंक कर खाना बना रही थी। ये सब प्यार की ताकत थी। खैर, खाना बनकर जैसे ही तैयार हुआ वैसे ही रागिनी की माँ आ गई। उसकी माँ की आंखें गुस्से में लग रही थी। घर के अंदर घुसते ही वो घर को चारों तरफ देखने लगी। अरे माँ, आप इधर उधर क्या देख रही हो? बैठिए, मैंने आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाया है। अरे आइए आइए समधन जी, आइए। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? मुझे भला क्या तकलीफ होगी? आप लोग अपने आप को देखो, लगता है पैदा ही तकलीफें लेकर हुए थे। अरे आइए आइए समधन जी, चलो ऊपर वाले का शुक्र है कि आप यहाँ हमारे घर तो पधारी। अरे आ तो गई हूँ, और कितना आ जाऊँ? घर के अंदर घुसते ही तुम्हारा घर खत्म हो जाता है। माँ जी, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारे बीच प्यार बहुत है। अरे रागिनी, इधर उधर की बातें छोड़ो, जल्दी से माँ जी के लिए खाना लगाओ। माँ जी, आप यहाँ बैठ जाइए। अम्मा, पिताजी, आप लोग भी बैठ जाओ, सब साथ में मिलकर खाना खाते हैं। रागिनी की अमीर माँ ने नीचे की तरफ देखा तो जमीन कच्ची थी और वहाँ पर मोहन ने बोरा बिछा रखा था, जिस पर वो बैठने के लिए कह रहा था। तुम लोग मुझे यहाँ पर बिठाओगे? तुम लोग को पता है ना, मैं जब भी बैठी हूँ मखमल पर ही बैठी हूँ, जमीन तो मुझसे छूती तक नहीं। माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? इस दुनिया में गरीब अमीर हर तरीके के लोग रहते हैं, तो क्या हम हर किसी का मजाक उड़ाएंगे? मैं तेरी जिद की वजह से मजबूर हो जाती हूँ। तेरी जिद की वजह से मैंने तेरी मोहन के साथ शादी होने दी, वरना मैं तेरे लिए एक अरबपति राजकुमार ढूंढ कर लाती दुबई से। खैर, तू कहती है तो बैठ जाती हूँ बोरे पर। रागिनी ने सभी को खाना दिया। सभी लोग बड़े चाव से खाना खाने लगे। खाना खाते हुए रागिनी की माँ ने फिर से ताने मारने शुरू कर दिए। क्यों रागिनी, शादी से पहले तो तू किचन की तरफ देखती तक नहीं थी। थोड़ा सा भी धुआं लग जाता था तो तेरी आंखों से आंसू निकलने लगते थे, पर अब क्या हुआ? अब तो तू मिट्टी के चूल्हे में खाना बना रही है। इसका मतलब तू मायके में नाटक करती थी? नहीं माँ, पहले मैं आलसी थी, ऐशो आराम की जिंदगी जी रही थी, इसलिए इन सब की आदत नहीं थी। पर मोहन के प्यार ने मुझे हर तरीके से जीना सिखा दिया है।
अब मैं प्राइवेट जेट में भी सफर कर सकती हूँ और पंचर साइकिल पर भी। बातें बड़ी बड़ी करने लगी है तू, लेकिन जब पैसा नहीं होता ना तो ये बड़ी बड़ी बातें काम नहीं आती। खैर, मुझे क्या करना, मैं तो कल निकल जाऊंगी इन भिखमंगों के यहाँ से। रागिनी के सास ससुर ने उसकी ये बात सुन ली, लेकिन इग्नोर कर दिया। खाना पीना खाने के बाद जब सोने की बारी आई, तब उसके ससुर ने अपनी बीवी से कहा, अरे हमारे यहाँ तो ना ढंग का बिस्तर है और ना ही ढंग का उड़ने के लिए है। और समधन जी इतनी ठंडी के मौसम में आ गई, ऐसा करते हैं हम लोग जमीन पर सो जाते हैं और उन्हें इस तख्त पर सुला देते हैं। तभी उनके पास रागिनी और मोहन आ गए। अरे सासू माँ ससुर जी, आप लोग की कैसी बातें कर रहे हैं? हमारे होते हुए आप जमीन पर लेटेंगे? आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग यहीं आराम से सोइए। मैंने हमारे कमरे में माँ के लिए बिस्तर लगा दिया है, मैं और मोहन जमीन पर सो जाएंगे। रात में सभी लोग सो गए। सुमित्रा खर्राटे मारकर सोने लगी। मोहन के पास ओढ़ने या बिछाने के लिए कुछ बचा ही नहीं था, इसलिए ठंड की वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी उसने देखा कि उसकी सास सुमित्रा ठंड की वजह से कांप रही है। सासू माँ तो ठंड की वजह से कांप रही है, अब क्या करूं मैं? हमारे पास तो रजाई भी नहीं है। तभी मोहन की नजर पास में रखे बोरों की तरफ गई। हाँ, ये सही रहेगा। माँ जी के ऊपर बोरे डाल देता हूँ, जिससे उन्हें गर्मी मिलेगी। मोहन ने वैसा ही किया। उसने अपनी सास के ऊपर ढेर सारे बोरे डाल दिए, जिससे उसे अब ठंड लगनी बंद हो गई। सुबह जब वो सोकर उठी तो खुद के ऊपर बोरे देखकर हंगामा करने लगी। क्या यही तुम्हारे पास देने के लिए बचा है? ये क्या बेहुदगी है? मेरे ऊपर ये गंदे बोरे किसने डाले? माँ जी, रात में आप ठंड की वजह से कांप रही थी और हमारे पास कुछ और था नहीं, तो यही डाल दिया। तुम जाहिलों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। खैर, ससुराल वाले बहुत सीधे थे, वो सुमित्रा की बातों का बुरा नहीं मानते थे। रागिनी ने सबके लिए गर्मा गर्म चाय नाश्ता बनाया। अगली रात कुछ ऐसा हुआ जिससे सुमित्रा के सोचने का ढंग ही बदल गया। रात में सुमित्रा किसी तरह बोरों के बीच सोने की कोशिश कर रही थी, जब अचानक गांव में आग लगने की आवाजें आने लगी। अरे बचाओ, आग लगी है, बचाओ, आग लगी है। आग की लपटें तेजी से गांव के छोटे छोटे घरों को अपनी चपेट में ले रही थी। सब लोग मदद के लिए बाहर भागे। मोहन का परिवार भी आग बुझाने में जुट गया। बहू, तू पीछे हट जा, तू जल जाएगी। उधर सुमित्रा अपनी ठंडी रात की परेशानी को भूल कर आई। उसने देखा कि आग की लपटें उसकी गाड़ी तक पहुंच चुकी है। वो घबराकर गाड़ी के अंदर रखी अपनी महंगी चीजों को बचाने के लिए उस तरफ भागी। मेरा सामान, मेरी गाड़ी, कोई बचाओ। इसी अफरा तफरी में सुमित्रा का पैर फिसला और वो जलते हुए घर के पास गिर पड़ी। कोई बचाओ। मोहन ने सुमित्रा को जलते हुए घर के पास बेहोश पाया। मोहन ने अपनी जान की परवाह किए बिना सुमित्रा को खींचकर बाहर निकाला। उसकी माँ ने अपने इकलौते शॉल से सुमित्रा को ठंड से बचाने के लिए ढक दिया। जब सुमित्रा को होश आया तो उसने देखा कि मोहन का परिवार अपनी सारी चीजें खो चुका था। तुम लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया, फिर भी मेरी जान बचाई। मैं कितनी स्वार्थी थी। अगले दिन सुमित्रा ने पूरे गांव वालों से माफी मांगी और वादा किया कि वो अपने पैसे का इस्तेमाल गांव की मदद करने में करेगी। उसने एक नया मकान बनवाने के लिए पैसा दिया और गांव में कंबल बांटने का इंतजाम किया। आज मुझे समझ में आया कि पैसा सब कुछ नहीं होता, इंसानियत ही सबसे बड़ी दौलत है। सुमित्रा अब हर हफ्ते गांव आती और मोहन के परिवार के साथ समय बिताती। उसने अपनी बेटी के फैसले की इज्जत करना सीखा और अपने घमंड को त्याग दिया।